ये जो बिरसा ब्रिगेड का मिशन आप लोगों ने बनाया है, ये जो मिशन पूरे देश में चल रहा है, ये केवल आमदार और खासदार बनाने का मिशन नहीं है। मिशन कैसे? एक आमदार बनाओगे आप, एक खासदार बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक कार्यकर्ता और कैडर बनाओगे तो पूरी जिंदगी भर मूवमेंट के लिए काम। तालियां मत बजा। ये सोच है मिशन की। ये मिशन का संबंध पवार साहब से नजदीक है, ये बात भी सही है दादा। पवार साहब का अनुभव, उनकी राजनीतिक एक्सपीरियंस का मिशन को, और उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो हमने बोला कि भाई साहब, हमारे समाज में प्रतिनिधित्व नहीं है, आप हमारे साथ आ सकते हो क्या? उन्होंने बोला बिल्कुल, मैं आपके साथ सामाजिक क्षेत्र में, आपके मिशन में हम लोग आपका साथ देंगे। ये बात बहुत अच्छी हुई और वो देखने में भी आई कि जब पूरे देश के लोग चुपचाप थे तो पवार साहब ने एक बात बोला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले, जिसकी चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हुई। पवार साहब को मध्य प्रदेश संघ ने इंदौर में इनवाइट किया था, तब पवार साहब ने बोला कि आदिवासी ही देश के सच्चे मूल मालिक है, इनको मूल निवासी होने का दर्जा मिलना चाहिए। ये बात संयुक्त राष्ट्र में गई और लोग बोलने लगे कि एक देश का नेता, एक बड़ी पार्टी का नेता, एक बहुत एक्सपीरियंस वाले नेता ने यह मान लिया है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, और उन्होंने इस बात को पूरे देश के सामने रखा। जब पवार साहब ने बोला तो राहुल गांधी भी जब मेरी मुलाकात हुई राहुल गांधी जी से, तो उन्होंने बोला यार सतीश, तो पवार साहब को क्या किए? मैंने बोला क्या किए भाई, वो तो आपकी जैसी भाषा करता है। तो मैंने बोला वो गलत भाषा है क्या? वो सही है क्या गलत है? इस पर बात होनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूं। राहुल गांधी ने भी देखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी उनसे इसी लेवल पर चर्चा हुई। मैंने बोला इस देश का संविधान जिसमें लिखा है उसकी पूर्ति की गई है कि भाई जो इस देश के अनुसूचित जमाती के लोग हैं वही इस देश के आदिवासी और मूल मालिक है। ये बोल रहे हैं कि भारत के संविधान में आदिवासी ये शब्द नहीं है, ये टेक्निकलिटी की बात करते हैं। हमने प्रूफ करके बताया कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो इस देश के मूल मालिक है, वो प्रथम नागरिक है। उसके बाद नंदाबाई भील, जिसको नंगा घुमाया गया था, जिसके बाल काटे गए थे, उस नंदाबाई भील की पिटीशन में महाराष्ट्र सरकार नहीं जा रही थी। मैंने कुछ ऐसी बात तो मैंने नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज से कुछ चीज छुपाने भी नहीं चाहिए। मैं कुछ अपने आमदारों को रूम में बंद किया और उनको बोला जिंदा रहना है तो ये हमको करना ही पड़ेगा। उनका दिमाग वॉश किए, उसके बाद उनको समझ में आया कि यह मामला गंभीर है। उनको लग रहा था कि ये केवल नंदाबाई भील का मसला है। जब उनको समझ में आया तो हमको परमिशन मिली महाराष्ट्र सरकार से और हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को फाइल किए और एक निर्णय आया। ऐतिहासिक भारत के इतिहास में ऐसा कोई निर्णय नहीं आया जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आया 2010-11 में कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी इस देश के प्रथम नागरिक है और वही इस देश के मूल मालिक है और वो अनुसूचित जनजाति के नाम से संविधान में जाने जाते हैं और उनको मूल निवासी होने का दर्जा मिलना ही चाहिए। फिर कार्य हो जाए।
ये जजमेंट जो पास हुआ जस्टिस काजू का, उसने इस देश में आपको मूल मालिक बना दिया। एक आदिवासी महिला जब नंगी घूमी जाती है, उसको नंगा किया जाता है, उसके बाद उसके साथ अत्याचार होता है, उसकी लड़ाई जब लड़ने जाते हैं, तब इस देश में 55 साल के बाद एक निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं, आदिवासी देश के मूल मालिक है। भगवान राम यहां पैदा हुए जिसके कोई एविडेंस नहीं थे, भगवान राम को पार्टी बनाया गया, उनके भी एविडेंस नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो भूमि है यहीं पे राम पैदा हुए, तो देश के लोगों ने मान लिए, वहां पे राम मंदिर बन गया और राम मंदिर बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला देश का मूल मालिक आदिवासी है, अपने देश का प्रधानमंत्री चुपचाप रहता है यूएन में, और ये खबर भेजते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। कोई नेता सामने नहीं आता है बोलने के लिए कि हम मालिक है, हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है। साथियों, जो ज्यादा लंगड़ा हो जाता है उसको बैसाखी की जरूरत है। इस देश में सबसे बुरे हाल आदिवासियों के हैं, सबसे तकलीफ में आदिवासी जी रहा है, उसको जिंदा रखने के लिए सहारे की जरूरत है। इसलिए हम मिशन की तरफ से, मेरी सोच ऐसी है कि भारत का जो राष्ट्रीय संविधान में प्रावधान है, जो आरक्षण है, संरक्षण है, उसके साथ साथ आदिवासियों को अंतरराष्ट्रीय संविधान में भी आरक्षण, संरक्षण और प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये यूएन में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसमें जो प्रावधान है मूल निवासियों के लिए, वो प्रावधान आपको मिलना चाहिए। ये लड़ाई का बेसिक, इस लड़ाई का मूल आधार यह है। कोई इलेक्शन में मैंने देखा नहीं कि अपने आदिवासियों ने लिखे होंगे हम तो देश का मूल मालिक डिक्लेयर करो। साला कोई भी आता है जिसको कुछ नहीं समझता है, जो संविधान नहीं पढ़ा, वो आदमी बोलता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अबे आदिवासी हिंदुओं के खिलाफ में नहीं है। शिवाजी महाराज की जन्मस्थली पे बोल रहा हूं मैं। शिवाजी महाराज का मुख्य उद्देश्य या उसकी जो संस्कृति थी वो हिंदू राष्ट्र की नहीं थी, सिंधु राष्ट्र की थी। उसकी संस्कृति आदिवासी संस्कृति थी। संभाजी महाराज ने संस्कृत भाषा को हटाकर प्राकृत बोली भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिलाया, जो आदिवासी मावली भाषा है, जिसको प्राकृत भाषा बोलते हैं। उस वक्त कोई पत्नी मर जाए, पति मर जाए तो उसकी पत्नी को सती कर दिया जाता था। सनातन धर्म और मनुवादी धर्म जिसको बोलते हैं उनके हिसाब से। लेकिन इसी सिलसिले में ये गवाह है कि जब शिवाजी महाराज के पिता गुजर गए, उनकी मां को सती करने का प्रावधान दिया गया था। यहां के आदिवासियों ने उसका विरोध किया और विरोध करने के बाद जिजाऊ को राजमाता का दर्जा दिया और उनके हाथ में सत्ता दी। ये केवल आदिवासी संस्कृति की वजह से हुआ है। दूसरी संस्कृति में इसके कोई प्रावधान नहीं है। आदिवासियों ने शिवाजी महाराज की मां को जिजाऊ माता बनाया, सर्वमान्य राजा बनाया। उस संस्कृति के आप वारिस हो। संभाजी महाराज का झुकाव आखिरी तक आदिवासियों के तरफ में था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक पहले आदिवासियों ने किया, यहां के मनुवादियों ने उसका विरोध किया। उसके बाद में दूसरी बार राज्याभिषेक किया गया, क्योंकि इनको डर लग रहा था कि अगर आदिवासियों का राज्याभिषेक, आदिवासी संस्कृति से शिवाजीz का राज्याभिषेक हो गया तो इस देश में पूरी आदिवासी संस्कृति खड़े हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएगी सबकी। कुछ लोग मेरे से सवाल पूछते थे, डिबेट करते थे। कुछ लोगों ने पूछा कि ये तलवारबाजी का जो हुनर है फलाने ने सिखाया। तलवारबाजी का हुनर संभाजी महाराज को किसने सिखाया? ये फलाने इसने सिखाया, वो उसने सिखाया। ये पेशवाई वाली भाषा करते थे।
मैंने एक ही सवाल पूछा, तलवार चलाना बड़ी बात नहीं है, ढाल चलाने का हुनर आना चाहिए। बचेगा तो मारेगा, बचेगा नहीं तो मारेगा कैसे? संभाजी महाराज को ढाल चलाने की जो शिक्षा है वो आदिवासियों ने दी। ये दुनिया में एक ही कौम जानती है, पूरे देश में नहीं, दुनिया में एक ही कौम के पास हुनर है। ढाल चलाने की हुनर केवल आदिवासियों के पास में है। आदिवासी कभी किसी पे आक्रमण नहीं करते। एक उदाहरण बता दो, किसी ने, आदिवासी राजा ने किसी की सल्तनत को छीना है, किसी के राज्य को छीना है। साथियों, मैं इस लड़ाई को उस तरीके से नहीं देखता हूं कि हमको प्रतिनिधित्व देना है, नहीं। बिरसा ब्रिगेड, जहां पे शिवाजी महाराज पैदा हुए, वहां प्रतिनिधित्व मांगता है शिवाजी महाराज के विचारों का प्रतिनिधित्व पूरे दुनिया में ले जाना चाहता हूं। हम बिरसा ब्रिगेड के माध्यम पूरी दुनिया के लोगों को शिवाजी महाराज की विचारधारा, आदिवासियों को उनके साथ कनेक्शन और आदिवासी संस्कृति के साथ जहां पे परागाओं का रिलेशन, ये बताना चाहते हैं। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने आपको टिकट नहीं दिया, किसी ने हमारे समाज को पूछा ही नहीं, तो तुम्हारे पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए कि नहीं? वो सोल्यूशन निकालने की क्षमता मिशन के पास होनी चाहिए। और अगर वो सोल्यूशन हम लोगों ने नहीं निकाल पाए तो हम फेल हो गए। ये व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये समाज का प्रश्न है। आज आदिवासी यहां मांग रहा है तो मराठाओं के मान में आ जाएगा, अरे यार ये तो हमारी भी सीट छीनने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत सोच हो सकती है, सामाजिक सोच कुछ अलग है। अगर संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज की जन्मभूमि में, इस पवित्र जगह पर अगर पवार साहब की सोच बनती है या उनकी कोई दूसरी पार्टी की भी सोच बनती है कि हम आदिवासियों को अपना कैंडिडेट बनाएंगे, हम आदिवासियों को नेतृत्व देंगे, तो इतिहास रिपीट होगा। कीड़ा आदिवासियों का, जमीन आदिवासियों की, सेना आदिवासियों की, राजा शिवाजी कैसे, किस सोच की वजह से बने? इस पर सोचनी चाहिए हम लोगों ने, इस पर बात करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि वो कौन सी विचारधारा थी जब सब हम एक जगह थे। मैं बार बार बोलता हूं, किसी को उचकाने के, किसी का मन दुखी करने की भावना मेरे में नहीं है, लेकिन शिवाजी महाराज ने जय श्री राम नहीं बोला, हर हर महादेव बोला, जय भवानी बोला। मराठी में उसका अर्थ क्या निकालते आप मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आदिवासी भाषा में भवानी को अपनी दादी की मां, दादी की नानी, कहने दादी की मां की मां, उसको भवानी बोलते हैं। भावानी और भवानी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। भावानी यानी पुरुषवाचक, भवानी यानी महिलावाचक। शिव का उल्लेख, शिव संस्कृति का उल्लेख, ये हर आदिवासी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूं। इस देश में शिव को बदनाम करने का भी षड्यंत्र चल रहा है, शिव को छोटा करने का भी षड्यंत्र चल रहा है। महादेव करके सीरियल आता है, मैंने उसकी क्लिप में देखा कि पार्वती महादेव को पूछते हैं, माता पार्वती पूछती है भगवान महादेव को कि आप अकेले में बैठ के किसका ध्यान करते हो? तो महादेव जवाब देता है, मैं राम का ध्यान करता हूं। हजम होने वाली बात है गई। मैं पहले पैदा कौन हुआ?
इसका मतलब इसके पीछे एक षड्यंत्र छुपा है भगवान शिव को कम करने का, शुरू से इस सभ्यता को खत्म करने का षड्यंत्र चलते हुए आया है। क्या यहाँ का ओबीसी, यहाँ का मराठा, यहाँ का दलित, यहाँ का बहुजन छाते में रख के हाथ बोल सकता है मैं आदिवासियों का वंशज हूं? खुद को तो हिंदू बोल देता है भाई, ये एक छोटी चीज है, क्योंकि जिनके पास हिंदुत्व का कंट्रोल है वो बड़े लोग हैं, लेकिन जिसके पास सांस्कृतिक कंट्रोल है, जो उसके वारिस है, वो बहुत छोटे लोग हैं, गंदे बदन वाले लोग हैं, ये लंगोटी वाले लोग हैं। लंगोटी वाले को भाई बोलने के लिए कलेजा लगेगा, सोच लगेगी, समझ लगेगा, संयम लगेगा। ये आदिवासियों को अपना भाई बोले, इस तरफ इस मूवमेंट को ले जाने की कोशिश चालू है। हम किसी को गलत नहीं बोलते, आपने हमको वनवासी बोल दिया, हमने कुछ बोले? आप खुले आप इस देश के मालिक को वनवासी बोलते हो। अगर जंगल में शेर रहता है, सुअर रहता है, जानवर रहते हैं, आदिवासी भी रहता है, ये मानववाचक शब्द नहीं है, तो भी आपको बोला जाना है। पहले असुर बोलते थे, फिर राक्षस बोलते थे, फिर वानर बोलते थे, अब वनवासी बोलने लगे हैं। मूल्यवासी, आदिवासी, वनवासी, स्वर्गवासी, ये प्लानिंग है। ये सोच के खिलाफ की हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई में वो हमारे साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इसका टेस्ट करना है। सर आप तो आदिवासी मॉडल हो, मेरे को मराठी समझता नहीं ज्यादा, लेकिन आदिवासियों की आप आवाज हो। अरे एक आमदार का पोस्ट नहीं मिलने से तुम्हारा कुछ हल्का भारी हो जाएगा? शेर तो शेर ही रहेगा। मैं मेरी जिंदगी के 29 साल दे दिया, मैं स्टूडेंट लाइफ से आया हूं। कुछ भाई सीपीएम की बात कर रहे थे, आपने अच्छा बोले, सीपीएम के बारे में आपने बोले, मैं सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, ये सब पूरी जितनी फैक्ट्री है विचारों की, उसमें से निकला। इस देश का समाजवाद जो है, जो बुनियादी समाजवाद है, वो आदिवासी संस्कृति में है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग खुल के नहीं बोल रहे कि आदिवासी देश का मालिक है। मेरी समस्या यह है, वो वर्गवादी विश्लेषण करते हैं। सांस्कृतिक विश्लेषण से क्यों करते हैं? जब आप मटेरियलिस्टिक, भौतिक द्वंदात्मक भौतिकवाद की जब आप पढ़ाई करते हो, जब समाजवाद की पढ़ाई करते हो, तो आदिवासियों को आदिवासियत और उसकी संस्कृति को समाजवादी संस्कृति बोलने से कतराते क्यों? खुली बात करो, खुली, डर के मत बात करो। समाज को मानने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी ताकत यह है, तुम्हारा क्या कहना है तुम देखते बैठो। हमारी नहीं है, हम मांग नहीं है, हम सोच जब एक जगह आ रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। यह ताकत का उपयोग समाज की उन्नति के लिए, समाज के प्रोटेक्शन के लिए, समाज की आने वाली जनरेशन को जिंदा रखने के लिए होना चाहिए। अधिकार परिषद की मैं इसलिए बात कर रहा हूं भाइयों, कि हमारे बच्चे, यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वन कायदा बनाई थी, यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तुम्हारा पेशा कायदा बनाई है, और ये गांव में ढिंडोरा पिटते हैं, पेशा कायद्याचा ते झाला पाहिजे, क्या बोलतो उसको, अंमलबजावणी झाली पाहिजे। अब इन्होंने अंमलबजावणी की जगह दूसरा शब्द ला लिया, पेशा कायद्याचा 98। आदिवासींचा विकास झालाच पाहिजे की जगह आदिवासींचा विनाश झालाच पाहिजे, ये धोरण बना लिए। एक महीने तक वो बच्चे बेचारे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र।
हमें आदिवासी नेता और आदिवासियों के वोट लेने वाले नेता खामोश क्यों है, बोलते क्यों नहीं है? आदिवासी नेता वो खामोश है, आदिवासियों के वोट लेकर बने हुए नेता वो भी खामोश है। मामला क्या है? क्यों हजम नहीं हो रहा है? ये आदिवासी अधिकार परिषद लेने का मुख्य उद्देश्य है कि आपको ये समझा देने का यह है कि आपको मारने की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बोगस आदिवासियों की जगह असली आदिवासियों को दो, इनके बैकलॉग क्लियर करो, इनकी लाइन ऑफ एक्शन रिजर्वेशन का जो बैकलॉग है उसको पूरा भरो। लेकिन गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया। जो बोगस आदिवासी थे उनके लिए जीआर बनाया, उनको प्रोटेक्शन दे दिया, मानवीय आधार पे किया। अब उसके साथ मानवीय आधार और आदिवासियों के साथ अमानवीय आधार, उसके साथ मानवीय व्यवहार, हमारे साथ अमानवीय व्यवहार। चल ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दो, हमारे रिजर्वेशन का क्या? हमारे रिजर्वेशन का क्या? पिछले 5 साल में 11,200 लोग भर्ती हुए आदिवासियों। कितने? 11,200। मैं ज्यादा बोल रहा हूं, हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा लोगों की कोई भर्ती नहीं हुई। और आदिवासियों में बेरोजगारी की संख्या कितनी है? 4,52,00,000। 4,52,00,000 बेरोजगार बच्चे जिस समाज में है, वहां 11,000 नौकरी क्या होती हो? ये तो ईट के मुंह में जीरा। कौन से रिजर्वेशन की लड़ाई की बात कर रहे हो? जहां पोस्ट ही नहीं है, आप कैसे जिंदा रहोगे? आधे से ज्यादा आदिवासियों का सर्वे हुआ, लेबर सर्वे। इस देश में संडास साफ करने का जो काम है उसको इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा बनाया है, लेकिन गड्ढे खोदने के काम को गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा नहीं बनाया गया। इस पर चर्चा नहीं कर। तुम्हारे बच्चों को सेंट्रल बैंक के नाम पे क्या भरोसा जा रहा है, थोड़ा देखो। आदिवासी का बच्चा क्या खाएगा ये ठेकेदार तय करेगा, गवर्नमेंट नहीं। तुमको मारने के लिए भी ठेकेदार बना दिया। तुम्हारे बच्चे कैसा खाना खाते हैं इस पर भी बात करते हैं। आदिवासियों को मालूम नहीं है डीबीटी क्या है। अरे डीबीटी का जो पैसा आता है आदिवासी बच्चों के लिए, ये 10 महीने का पैसा दे रहे हैं। फिर भी डीबीटी के पैसे से क्या हाल हो रही है आपको मालूम है? उसका पैसा ही खर्च हो जाता है, उसको खाना नहीं मिलता है। ये पैसे ले और देखते बैठते हो। ये एटीट्यूड है महाराष्ट्र सरकार का कि हम तुम्हारी जवाबदारी नहीं लेंगे। इररिस्पांसिबिलिटीज, इग्नोरेंस। आपके लिए जो स्टेट की ओपिनियन है वो इग्नोरेंस वाला ओपिनियन है। आपको ध्यान नहीं देना चाहते, पैसे ले और निकल कर में पढ़ाई। आपकी शिक्षा की गारंटी, आपके शिक्षा का नियोजन, आपके शिक्षा का प्रयोजन ये गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। इसको बोलते टू रिफ्यूज द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ट्राइब्स। सुप्रीम कोर्ट में भी यह स्टैंड आया है। 10 महीने की डीबीटी दे रहे हैं। इनका कहना है 10 महीने पढ़ाई कर, 2 महीने की पैसे नहीं दूंगा तेरे को। 2 महीने की डीबीटी नहीं मिलती है, इसलिए डीबीटी चला रहे हैं। और वो 2 महीने की डीबीटी कई करोड़ों रुपया हो गया। किसके जेब में जा रहा है? डीबीटी का पैसा कहीं लाठी पहने हुए तो नहीं जा। हंसने की बात नहीं है। 12 महीने दूसरे बच्चों को पढ़ाई करने की बात की जा रही है और 10 महीने आपके बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। 2 महीने का राशन आपके बच्चे को नहीं देंगे और नहीं दे रहे हैं। अपने नेता चुपचाप क्यों है? क्योंकि इनके बैंक में पैसा जा रहा है। डीबीटी का पैसा 2 दिन भी रख दिए तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट आता है। कई कोऑपरेटिव बैंक जिंदा है डीबीटी के भरोसे। ये बड़े बड़े आईसीसी और ये प्राइवेट बैंक्स भी जिंदा है डीबीटी के भरोसे। ये घोटाला है। इस पर डिबेट करें ना। जिसको डीबीटी पर लागू करना है मैं खुलेआम उनसे ये करता हूं, इस पर डिबेट तो करें।
तुम्हारे बच्चों के पढ़ने की भी बोली लग रही है। पूरा आदिवासी डिपार्टमेंट ठेकेदारी भी चल रहा है। इन्होंने ठेकेदारी पे इतने कर्मचारी भर दिए हैं कि अब ये बोलने लगा दिए कि ठेकेदारी में जो कर्मचारी भरे हैं उनको नियमित किया जाए। हमें तो रिजर्वेशन का पालन कैसे होगा, पैसा का पालन कैसे होगा? ठेकेदारी भी तो ओपन के भर दिए आपने, आदिवासी तो भरे नहीं। 4% आदिवासी भरे हैं, तो नौकरियां किसको मिलेगी? आदिवासी को कि गैर आदिवासी? डिपार्टमेंट तुम्हारा, मौज ठेकेदार करता है, मिनिस्टर करता है, ऑफिसर करते हैं। कोई योजना आती है तो सबसे ज्यादा खुश ठेकेदार और ऑफिसर लोग होते हैं, बेचारा आदिवासी चुपचाप रहता है। ये झोपड़ी पे पन्ने डालने की स्कीम, उसको शेरे पालने की स्कीम, बकरी पालने की स्कीम, बाजा बजाने की स्कीम। अबे तुम्हारे बारे में, आदिवासियों के बारे में सोच क्या है? तुम्हारे डेवलपमेंट के बारे में क्या प्रोग्राम है गवर्नमेंट के पास? इस पर बात क्यों नहीं करते? क्यों चुपचाप है अपना आदिवासी मिनिस्टर? बैल जैसा, सांड जैसे बैठे रहते। आश्रम स्कूल में बच्चा मर गया, अभी भी उसको 30 से 40 हजार रुपए का चेक। तुम्हारे बच्चे की जान की कीमत कितनी? मैं बार बार बोलता हूं, जानवरों की बकरा भी 1 लाख का बिकता है।